इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक माउंटेन का सीन दिखाया गया जो कि अपने आप पूरी तरह से क्रैश हो गया था और तभी वहाँ पर हमें कल्टीवेटर की आवाज आई। वो काफी ज्यादा खुश होते हुए बताने लगा कि फाइनली मैं अपने कल्टीवेशन की सेक्लूजन से बाहर आ गया। दरअसल ये है अपर 3 सेक्ट में से एक वुलियांग सेक्ट का मास्टर चेन। उसने देखा कि वो एक लंबे अरसे के बाद सेक्लूजन से बाहर आया, लेकिन वुलियांग सेक्ट का कोई भी सोर्ड मास्टर उससे मिलने नहीं आया था और न ही किसी ने उसका वेलकम किया। इसीलिए वो गुस्से में पूछता है कि बताओ तुम लोग यहाँ पर क्यों नहीं आए? क्या तुम्हें अपने एंसेस्टर के वापस आने की जरा भी खुशी नहीं हुई? लेकिन अभी भी उसे अपने सोर्ड मास्टर से कोई रिस्पांस नहीं मिला था। तो उस बंदे ने अपनी पावर्स को रिलीज करना शुरू कर दिया और तभी उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो काफी बड़ी गड़बड़ी हो गई। इसलिए वो फटाफट से अपने वुलियांग सेक्ट के हॉल में पहुँच गया, जहाँ पर उसने देखा कि उसके दोनों सोर्ड मास्टर्स मर चुके हैं। साथ ही साथ उनकी सीने पर एक प्लेट लटकाई हुई थी जिसमें बताया गया था कि इन दोनों को 4 सेक्ट अलायंस के लोगों ने मार दिया। ये सब देखकर ही मास्टर चेन के तो खून में आग लग गई। वो कह रहा था कि आखिर इस 4 अलायंस सेक्ट की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि इन्होंने मेरे वुलियांग सेक्ट के सोर्ड मास्टर्स को खत्म कर दिया। कमीनी 4 सेक्ट अलायंस, अब मैं भी कसम खाता हूँ कि तुम में से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा इतना बुरा हशर करूंगा कि मौत भी शर्मा जाए। और उसके ऐसा कहते साथ ही इधर सौंग्या को छींक आ गई। दरअसल इन्हीं महाशय ने उन दोनों बंदों को मार दिया था और वो भी काफी ज्यादा डरा डरा के। वो कहने लगा कि पता नहीं कौन मुझे इतना याद कर रहा, इतनी जोर से छींक तो मुझे आज तक नहीं आई थी। और अब सौंग्या इन दोनों को बता रहा था कि मैंने वुलियांग सेक्ट के सोर्ड मास्टर्स को मारने के पहले उन्हें नोटिस किया था। जब भी उन दोनों ने अपनी सोर्ड का इस्तेमाल किया तब उनकी सोल पावर 10 गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। तो मास्टर किंग बताने लगी कि दरअसल वुलियांग सेक्ट के लोग एक अलग ही पाथ का इस्तेमाल करते हैं जिसे ड्रॉइंग सोल्स इनटू सोर्ड कहा जाता। जब वो सोर्ड्स को रिफाइन करते हैं तब ऑटोमेटिकली उनकी सोल भी रिफाइन हो जाती और इसी मेथड का डेमोनिक पाथ के कल्टीवेटर्स भी यूज करते आ रहे हैं। जिस पर जियांग युआन कहने लगा कि इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर एक चीज को रिफाइन करना है तो दूसरी चीज को भी रिफाइन करना होगा। तभी शाओई कहने लगी कि रिफाइनिंग तो ठीक है लेकिन उसके लिए हमें एक सोल की जरूरत पड़ेगी और हम दोनों की सोल्स कहाँ पर है ये तो हमें भी नहीं पता। इधर सौंग्या को तो उनकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी, उसे सिर्फ इतना महसूस हुआ कि तीनों भी काफी ज्यादा परेशान हैं। तो कहने लगा कि देखो तुम तीनों का क्या चल रहा है ये तो मुझे नहीं पता, मगर तुम्हें चीयर अप करने के लिए मेरे पास ही कुछ ट्रेजर्स हैं, शायद इन्हें देखकर तुम्हारे चेहरों पर स्माइल आ जाए। और फिर उसने एक बड़ा सा स्मोकिंग पाइप शाओई के हाथ में थमा दिया और उसे बताता है कि ये पाइप काफी ज्यादा स्पेशल है क्योंकि इसे डीमन की हड्डी से बनाया गया था। और फिर उसने युआन को भी एक कैंडल गिफ्ट कर दी। वो बताने लगा कि ये कैंडल काफी ज्यादा स्पेशल है, इसकी स्मोक से हेलुसिनेशन क्रिएट हो सकते। साथ ही साथ उसने मास्टर किंग के हाथ में एक टूटा हुआ टी कप भी थमा दिया। वो कह रहा था कि आप हमेशा ब्रांड न्यू कप्स में चाय पीती हो तो क्यों ना आप इस बार टूटे फूटे कप का मजा लो। तभी युआन उससे कहने लगा कि पता नहीं तुम कौन सी कबाड़ी वाली चीजें उठा कर लाए, वुलियांग सेक्ट इतना ज्यादा पावरफुल है मगर फिर भी तुम वहाँ से कोई ढंग का ट्रेजर नहीं ला पाए। जिस पर सौंग्या कहने लगा कि अरे यार तुम तो हमेशा बकवास करते रहते, देखो तुम्हें कितनी सारी चीजें उठा के लाया हूँ। और इतना कहते साथ ही सौंग्या ने अपना सारा थैला उनके सामने खाली कर दिया। और तभी 2 ट्रेजर्स रोल होते हुए इन दोनों के पास पहुँच गए, जिनमें से एक था स्पिरिट पर्ल और दूसरा था स्पेसशिप का एम्पलीफायर। तो इन दोनों ने फटाफट से अपने अपने ट्रेजर्स को उठा लिया। वेल यहाँ पर सौंग्या काफी ज्यादा कंफ्यूज था। वो कहता है कि मैं तो स्पेसशिप के एम्पलीफायर और स्पिरिट पर्ल किसे कहते हैं ये भी नहीं जानता। वो कहने लगा कि ये दोनों ट्रेजर्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे इसलिए मैं उन्हें उठा के लाया। पता नहीं तुम दोनों को ये ट्रेजर्स इतने पसंद कैसे आ गए। तो युआन उससे कहने लगा कि मेरे दोस्त तुम काफी ज्यादा लकी हो जो तुम्हें इतने स्पेशल ट्रेजर मिल गए। और उतने में वो पूरा हॉल शेक होने लगता है। दरअसल वहाँ पर जीशिंग का मुर्दा पहुंच चुका था। उसने सीधे युआन पर हमला करने के लिए छलांग लगा दी। वहीं पर युआन और शाओई उस पर काउंटर अटैक करने के लिए तैयार थे, मगर इससे पहले ही सौंग्या और मास्टर किंग मिलकर उसे दबोच लेते हैं। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि मुर्दा इतना जोश में कैसे आ गया। और उतने में जीशिंग ने बड़ी तेजी के साथ अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए इन चारों को पीछे की तरफ ढकेल दिया। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो बंदा जिंदा नहीं वो भी जिंदा लोगों पर हावी हो गया। बल यहाँ पर युआन ने अपनी तलवार उसके सीने में उतार दी थी, मगर भला एक मुर्दे को इससे क्या ही फर्क पड़ता। उसने तो युआन के साथ साथ शाओई पर भी हमला कर दिया। इसलिए अब युआन ने अपना दिमाग चलाया, वो सीधे जाकर जीशिंग के दोनों हाथ उखाड़ देता है। अब हाथ तो जीशिंग के मुर्दे के पास नहीं बचे, इसलिए वो अपना बड़ा सा मुंह लेकर युआन को काटने के लिए दौड़ने लगा। वहीं पर युआन भी उस पर एक जोरदार स्लैश अटैक रिलीज करने वाला था, मगर उतने में ही जीशिंग को किसी की कमांड मिली और उस कमांड के आते साथ ही जीशिंग सीधे घुटनों पर आकर नॉकआउट हो गया। दरअसल टाइशुआन
जीशान टावर की रुआन वहाँ पर पहुंच चुकी थी। वो जियांग युआन से कहने लगी कि इस मुर्दे पर मैंने काफी सारी मेहनत की है। इसकी बॉडी को न जाने कितने ही बार काटा गया था, तो इन्हें दोबारा से जोड़कर रिफाइन करने में मेरी काफी सारी मेहनत जाया हो गई। और देखो तो तुमने दोबारा से इसे बर्बाद कर दिया। भला एक मुर्दे के हाथ काट कर तुम्हें क्या हासिल हुआ? जिस पर जियांग युआन कहने लगा कि तुमने पहले भी इसके छोटे छोटे पीसेस को जोड़ दिया है, तो इन 2 हाथों को जोड़ना तुम्हारे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होने वाला। अगर सच बताओ तो तुम्हारी पपेट बनाने वाली स्किल्स तो दिन ब दिन निखरती जा रही। कुछ दिनों में तो तुम ऐसे पपेट बना पाओगी जो जिंदा है या मुर्दा है ये बताना भी मुश्किल हो जाएगा। तो रुआन उसे बताने लगी कि हाल ही में मैंने पपेट बनाने की एक नई स्किल को मास्टर किया है। इसमें मैं मुर्दे की सोल को दोबारा से रिफाइन करके उसकी बॉडी में डाल सकती हूँ। इस तरह से वो कॉम्बैट में एकदम नंबर 1 बनेगा। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि इस कॉप्स का सोल पूरी तरह से डिसिपेट हो गया था। पता नहीं तुमने इस पर इतना भयानक अटैक क्यों किया था। तुमने तो इस बेचारे की सोल को भी नहीं बख्शा। दरअसल जीशेंग की सोल को शावी ने डिस्ट्रॉय किया था। वेल यहाँ पर रुआन जियांग युआन से कह रही थी कि अगली बार जब भी दुश्मन को मारना हो उस पर थोड़ी सी कम अटैक करना। अगर तुम उनके हाथ पैरों को सही सलामत रखोगे तो उन्हें पपेट में रिफाइन करना आसान हो जाएगा। मगर जियांग युआन तो उसकी पपेट बनाने वाली नई मेथड में थोड़ा सा क्यूरियस था। वो रुआन से कहने लगा कि मरने के बाद तो सोल को दोबारा से बॉडी में डाला ही नहीं जा सकता। क्या वाकई ऐसा पॉसिबल है? जिस पर रुआन कह रही थी हाँ क्यों नहीं, हमारी सोल हमेशा हमारी फिजिकल बॉडी में ही हिडन रहती। वो जल्दी से किसी के सामने नहीं आती। लेकिन एक बार वो पर्सन मारा जाए तो बिना फिजिकल बॉडी के उस सोल को बाहर निकलना ही पड़ता और इसी तरह से उस बाहर निकली हुई सोल को मैनिफेस्ट किया जा सकता। और एक बार तुम सोल को मैनिफेस्ट करना सीख गए फिर तो उसे कैप्चर करना भी आसान है। सो रुआन की ये आइडिया युआन को काफी ज्यादा पसंद आ गई। वो शावी से कहने लगा कि हमें भी अपनी डिवाइन सोल को एक्टिवेट करना है। तो अगर हम अपनी फिजिकल बॉडी को डिसमेंटल करें तो हमारी सोल अपने आप बाहर आ जाएगी। साथ ही मास्टर किंग को भी ये आइडिया काफी ज्यादा पसंद आई। तो क्यों ना इसे कंप्लीट करने के लिए हम वूलियांग सेक्ट की रिवर्स रिफाइनिंग मेथड का इस्तेमाल करें। इस तरह से हम अपनी सोल को स्ट्रेंथन कर सकते हैं और एक बार वो पावरफुल बन जाए फिर उसे दोबारा से तुम्हारी बॉडी में वापस डाल दिया जाएगा। उतने में ही सॉन्ग्याओ कहता है कि पता नहीं तुम तीनों कब से न जाने कैसी कैसी बकवास कर रहे, मुझे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा। तुम्हारी सोल्स तो ऑलरेडी तुम्हारी बॉडी में होगी, तो पता नहीं तुम कौन सी सोल को ढूंढने वाले हो। खैर तुम्हारी खिचड़ी चाहे कितनी ही पेचीदा क्यों ना हो मुझे काफी ज्यादा दिलचस्प लग रही। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम अपर 3 सेक्ट के तीनों मास्टर्स को देख पाते हैं। यहाँ पर वूलियांग सेक्ट का मास्टर चेन अपने दोनों साथियों पर अटैक कर रहा था, मगर उतने में जीशाओ सेक्ट के मास्टर जीलियो और टियानी सेक्ट के मास्टर टियानी ने उस पर हमला कर दिया। उन दोनों के कंबाइन अटैक की वजह से वूलियांग सेक्ट का मास्टर काफी पीछे पुश हो गया। वेल यहाँ पर मास्टर जीलियो उससे कहने लगी कि हम पर अटैक करने के बाद तुम्हारा गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हो गया, लेकिन मास्टर चेन तो अभी भी काफी ज्यादा भड़का हुआ था। वो कहने लगा कि हमारे नाक के नीचे ही उस जियांग युआन ने अपनी 4 सेक्ट अलायंस बनाई। उस बंदे ने शीसोड मैनर, जीयूके और जीशान सेक्ट को अपने साइड करवा लिया और अब वो हमारे टॉप 3 सेक्ट को काफी तगड़ी टक्कर दे रहा है। हम तो 9 इमॉर्टल अलायंस के सबसे मेन सेक्ट है, तो फिर अभी तक हम उस युआन को रोक कैसे नहीं पाए। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम दोनों अपने गुस्से को कंट्रोल कैसे कर पा रहे हो। जिस पर टियानी सेक्ट का मास्टर बताने लगा कि हमारी अलायंस अब पहले जैसी पावरफुल नहीं रही और अगर ऐसे में हम 4 सेक्ट अलायंस का मुकाबला करने गए तो हमें मुंह की खानी पड़ेगी। वो लोग तो डिस्ट्रॉय होंगे लेकिन हम भी उनके साथ मारे जाएंगे। और वैसे भी मैं जल्दी कल्टीवेशन करने के लिए सेक्लूजन में जाने वाला हूँ, तो ये रिवेंज का मैटर हमें थोड़ा सा पोस्टपोन करना पड़ेगा। इसमें हम किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं कर सकते। तो मास्टर चेन उन्हें बताने लगा कि हमने कई सारे लोगों को हायर किया था, उन्हें अपने न जाने कितनी सारी पावरफुल ट्रेजर्स थमा दिए, लेकिन फिर भी वो लोग युआन को मारने में कामयाब नहीं हुए। और उनकी नाकामी की वजह से हमारे ग्रैंड मास्टर इतने ज्यादा गुस्सा हो गए कि उन्होंने गुस्से में आकर ही अपना आधा लाइफ स्पैन बर्बाद कर दिया। जिस पर जीलियो कहने लगी कि फिलहाल हमें सब्र रखने की जरूरत है, हम इतनी जल्दी युआन पर अटैक नहीं कर सकते। बस एक बार हम अपने सीक्रेट ट्रेजर्स को डिकोड कर ले, फिर तो उस 4 सेक्ट अलायंस को वाइप आउट करना चुटकी बजाने जितना आसान हो जाएगा। और उतने में टियानी सेक्ट के मास्टर के हाथ में एक स्क्रोल पहुंच गया। वो मास्टर चेन से कहता है कि देखो हमारे ग्रैंड मास्टर ने
ने तो ऑलरेडी सारी प्लानिंग बना ली है, तो हमें बस उनके ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। लेकिन जैसे उसने स्क्रोल ओपन किया उसके तो होश ही उड़ गए। दरअसल ये स्क्रोल उनके ग्रैंड मास्टर का नहीं बल्कि टाइशॉन टावर के मास्टर वांग का पैगाम था। तो मास्टर टियानी अपने साथियों को बताने लगा कि ये तो उस वांग का पैगाम है। उसने हमें चैलेंज किया कि 3 महीने के बाद वो हमारे अपर 3 सेक्ट पर अटैक करेगा। वेल इस मैसेज को पढ़कर ही मास्टर टियानी हंसने लगा। वो कह रहा था कि पता नहीं वो वांग खुद को क्या समझता है, उसे ऐसा लग रहा कि हमें हराना काफी ज्यादा आसान है। साथ ही मास्टर चेन कह रहा था कि हाँ वो वांग एक नंबर का बेवकूफ है, उसे खुद की औकात पता नहीं। उस बेवकूफ ने तो हमें 3 महीनों का वक्त देकर अपनी ही मौत की तैयारियां कर ली। 3 महीनों में तो हम उन सभी के लिए टॉप क्वालिटी की कॉफिन्स बनवा लेंगे ताकि उन्हें दफन करने के बाद उनकी आत्मा को शांति मिल जाए। वेल अपर 3 सेक्ट तो बस कॉफिन बनाने का प्लान बना रहे थे, लेकिन 4 सेक्ट अलायंस ने तो ऑलरेडी उस पर काम करना भी शुरू कर दिया। मास्टर वांग अपने साथियों के साथ मिलकर इन कॉफिन को डिजाइन कर रहे थे। तभी मास्टर जियो उनसे कहने लगी कि इस कॉफिन में तुमने बड़ी ही घटिया क्वालिटी की लकड़ी का इस्तेमाल किया। तुम्हें पता है ना हम इसमें अपर 3 सेक्ट के तीनों मास्टर्स को दफनाने वाले हैं, तो ऐसी लोअर क्वालिटी की कॉफिन उन्हें शोभा नहीं देगी। जिस पर मास्टर वांग कहने लगे कि अरे तुम तो बेवजह ही परेशान हो गई, मुर्दों को तो क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं होता। ये तो हमारा बड़प्पन है कि मरने के बाद हम उन्हें प्रॉपरली दफना रहे हैं, वरना दुश्मनों को भला इतनी इज्जत कौन ही देता। जिस पर मास्टर जियो कहने लगी कि तुम तो बेवजह ही बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे। मैं तुम्हें कई सालों से जानती हूँ, जब भी कोई क्रिटिकल मोमेंट आए तुम पूरी तरह से इमोशनल हो जाते। मैं तो दुआ करूंगी कि उन तीनों की मौत पर तुम्हारी आंखों से गलती से आंसू न आ जाए। उतने में ज़ैंगियाओ अपने मास्टर वांग से कहने लगा कि आपने तो बेवजह ही अपर 3 सेक्ट को 3 महीनों का वक्त दिया। हमने अपर 3 सेक्ट के सभी ब्रांचेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। उन्होंने जितने भी लोगों को हमें मारने के लिए भेजा था उन सब की हमने धुलाई लगा दी। तो अपर 3 सेक्ट पर फुल फोर्स के साथ स्ट्राइक करने की हमारे पास यही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, मगर आपने तो उन्हें 3 महीनों का वक्त दे दिया। इन 3 महीनों में वो अपनी सारी स्ट्रेंथ को रिकवर कर लेंगे। तो मास्टर वांग उसे बताने लगे कि मैंने कुछ सोच समझकर ही उन्हें 3 महीनों का वक्त दिया है। दरअसल जियांग युआन ने मुझे बताया था कि 3 महीने तक इस बैटल को होल्ड रखो। मेरे ख्याल से युआन का जरूर से कोई ना कोई प्लान होगा। जो सुनकर मास्टर जियो उनसे कहने लगी कि मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही, वो युआन तुम्हारा मास्टर है या तुम उसके मास्टर हो? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम मेरे जमाई राजा के ऑर्डर को फॉलो क्यों कर रहे हो। तो मास्टर वांग बताते हैं कि तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, इन 3 महीनों में हम अपर 3 सेक्ट को बिल्कुल भी आराम से नहीं रहने देंगे। दरअसल यहाँ पर मास्टर वांग के टाइशॉन टावर के असासिन्स हैं, जो कि इन 3 महीनों में अपर 3 सेक्ट को काफी ज्यादा परेशान करेंगे। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम मास्टर किंग को देख पाते हैं, जिसने युआन और शावी के हाथ में 2 ट्रेजर्स थमा दिए थे। तभी युआन मास्टर किंग से कहने लगा कि हम दोनों मौत को छूकर वापिस आने वाले हैं। ये भी हो सकता है कि हम दोनों का प्लान नाकाम होकर हमारी मौत हो जाए, तो फिर आप इतने पावरफुल ट्रेजर्स हमें क्यों दे रही हो? इसमें तो आपका नुकसान होने का चांस है। जिस पर मास्टर किंग कहने लगी कि तुम्हारी रुआन की वो मेथड मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। फिजिकल बॉडी को पूरी तरह से डिसमेंटल करके सोल को मैनिफेस्ट करो, और ये प्रोसेस काफी ज्यादा अजीब है, मुझे तुम दोनों के लिए टेंशन आ रहा। तो युआन तुरंत ही शावी से कहने लगा कि अगर तुम चाहो तो अभी भी पीछे हट सकती हो, आफ्टर ऑल तुम पर मुझसे ज्यादा बड़ा बर्डन है। अगर तुम मारी गई तो तुम्हारे क्लैन की सारी उम्मीदें खत्म हो जाएगी। तो शावी उससे कहने लगी कि मेरे प्यारे पतिदेव प्लीज नौटंकी बंद करो, अगर मैंने रिस्क उठाने से मना किया तो तुम भी फटाक से पीछे हट जाओगे। और अब मास्टर किंग ने तुरंत ही वहाँ पर एक फॉर्मेशन सेटअप करना शुरू कर दिया। वो कह रही थी कि जैसे ही तुम दोनों की बॉडी डिसमेंटल हो जाए उस वक्त मैं सोलारी का इस्तेमाल करके तुम्हारी बॉडी को थोड़ी देर के लिए जिंदा रखूंगी, और इसी दरमियान तुम्हें अपनी सोल को मैनिफेस्ट करना होगा। अगर तुम इसमें नाकाम रहे तो तुम हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे, फिर कोई रीइंकार्नेशन नहीं हो सकता। साथ ही सोलारी भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। वेल यहाँ पर शावी युआन को बताने लगी कि हमें मैग्नेटिक फील्ड को फॉर्म करने के लिए हमारे स्पेशल एलियन मटेरियल्स का यूज करना होगा। उस वक्त तुम अपने स्पेसशिप के एम्पलीफायर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो युआन उससे कहने लगा कि तुम्हें भी अपने स्पिरिट पर्ल का यूज करना होगा। तुम्हारी बॉडी डिसमेंटल होने के बाद स्पिरिट पर्ल ही उसे दोबारा से बाइंड कर सकता है। जिस पर शावी कहने लगी कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो,
हम दोनों को जिंदा वापस लाने के लिए मैं अपने सारे ट्रेजर कुर्बान कर सकती हूँ। हमारा मकसद है डिवाइन सोल को एक्टिवेट करना, तो उसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। जो सुनते साथ ही युआन ने अपना हाथ उसकी तरफ आगे बढ़ा दिया। वहीं पर शावी ने भी उसका हाथ थाम लिया था। युआन कह रहा था कि हमें कुछ भी करके जिंदा वापस आना ही होगा। अगर डिवाइन सोल हम मैनिफेस्ट नहीं कर पाए तो हमारा रिवेंज अधूरा रहेगा, और ये तो हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।